बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का विषय एक बेहद सेंसिटिव विषय, सेंसिटिव उन लोगों के लिए जो काफ़ी प्रयास करने के बाद, बल्कि कई बार तो कुछ ऐसे लोगों से भी संपर्क होता है जो बहुत ज़्यादा हिम्मत हार चुके होते हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं। उसके पहले आज का हेडिंग समझ लेते हैं ताकि इस विषय को गहराई से समझ लेंगे और निष्कर्ष निकाल करके जाएंगे कि अब कैसे इस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में जल्दी से जल्दी। जल्दी शादी हेतु उपाय। अभी दोस्तों जल्दी शादी का क्या मतलब है और कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो आज इसको चैप्टर 212 यानी ज्योतिष विज्ञान चैप्टर 212 में पूरी तरह से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। कितना आपको समझ आता है, कैसे आपको लाभ होता है, अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ी रूपरेखा अगर इस बारे में हम समझें तो मान के चलिए एक ज्योतिष के पास में सर्वाधिक प्रश्नों में इसका भी एक बड़ा स्थान है कि मेरी शादी कब होगी। शादी हो गई उसके बाद के तो खैर कई सवाल हैं ही, नहीं चल रही है या अच्छा नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अपन सबसे पहले मेन चीज़ पर आते हैं कि शादी नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या बेसिक रीज़न हो सकते हैं, या यूँ कहें कि ये जल्दी शादी होने के लिए क्या अच्छे उपाय हो सकते हैं, आसान उपाय हो सकते हैं जिससे कि विवाह जल्दी हो जाए। क्योंकि कई बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, या यूँ कहें कि मतलब प्रयासों का अधिकतम स्तर पार करने के बाद भी लोग शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध नहीं पा रहे हैं, वो सुख उन्हें मिल नहीं पा रहा। इस चक्कर में वो सुख खुद डिप्रेशन में है, उनके माता पिता भी चिंता में है। विशेषकर लड़कियाँ अगर ज़्यादा उम्र तक हो जा रही है बगैर शादी के, अगर उनका अभी तक भी काम नहीं हुआ है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चिंता की विषय हो जाता है। लड़कों में भी हालांकि कम नहीं है चिंता, लेकिन ठीक है, समाज जिस नज़र से सबको देखता है उसमें लड़कियों की तरफ थोड़ा सा एक, या तो हम ये कह सकते हैं दया, या फिर यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक अजीब सा उनको फीलिंग होता है कि भाई क्या बात है, कहाँ कमी है, कहाँ ये है। और इन सबको जब फेस करते हैं हम लोग, आप लोग अपने परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा किसी न किसी के साथ होता देखते ही हैं, तो उस समय पर बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति हो जाती है कि आखिर क्या उपाय करें, या कहाँ जाएं, या कौन सी वो चीज़ करें, या क्या कुछ खरीद के लाने का बाजार से है तो वो खरीद दें जिससे कि फटाफट ये शादी हो जाए और हर किसी को वो वैवाहिक जीवन का सुख मिलने लगे जिसके लिए अब इस उम्र में वो लोग तैयार हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कुछ छोटी छोटी मैं बेसिक चीज़ों से शुरू करूँगा। कुछ चीज़ें सबके लिए हैं, कुछ चीज़ें लड़कों के लिए होगी, कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए होगी, और कुछ कॉमन या कुछ ऐसे विशेष होंगे जो कहीं ना कहीं कुंडली से भी हमको कुंडली के रिगार्डिंग भी देखना होगा। तो एक एक चीज़ को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सामान्य उपाय के अंदर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है हल्दी 1 चुटकी नहाने के पानी में मिलाएं। करना क्या है, तो बाल्टी में सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी आप डाल लीजिए, फिर उसके बाद में उसको पानी से भर दीजिए। आप जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, और उस जल से आपको स्नान कर लेना, यानी आपको हल्दी वाले पानी से स्नान करना है। ये सबसे पहला उपाय। इसके बाद में तैयार होकर के मंदिर जाकर के केले और पीपल का जो पेड़ होता है वो मंदिर में अक्सर मिल जाएगा, कुछ लोगों के घर में भी होगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है आप मंदिर जाएं। मंदिर जाकर के 1-1 लोटा दोनों में चढ़ाएं और वहीं पास में बैठ करके या नीचे बैठ करके किसी भी पेड़ में, या तो केला तो छोटा ही होगा, पीपल का पेड़ बड़ा होगा, उस पेड़ के नीचे बैठ करके ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार जाप करें। और जाप करने के बाद में 4 परिक्रमाएं करें, और परिक्रमा करते करते भगवान विष्णु जी से विवाह के लिए मनोकामना मांगे। पीला आसन होगा, सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई दूसरा कलर का मिलता है तो भी चलो, सेकंड नंबर पर उसका ऑप्शन चूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पीले की व्यवस्था कर लें वो सर्वोत्तम होगा। तो ये बेसिक सा उपाय है, इसको आसानी से किया जा सकता है, कोई पैसा नहीं लगना, सिर्फ आपकी मेहनत लगनी है। इस मेहनत से ही आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु विवाह के कारक है, या यूँ कहूँ कि विवाह कराने के देवता माने गए हैं। उन्हें प्रसन्न करना इन दोनों उपाय से बहुत आसान है, और आसान होने के साथ साथ में ये बहुत लाभकारी भी है। आगे देखते हैं। हर गुरुवार व्रत करें और नारायण स्तोत्र पाठ करें। नारायण स्तोत्र पाठ क्या होता है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं एक मैसेज बना करके वहाँ पर इसको दे दूँगा, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें गुरुवार को। चौथे नंबर पर पीली चीज़ें दान करें या नहीं करें। कई जगह हम चाहे
कहीं पर भी हमें जानकारी मिल जाए। अक्सर पीली चीज़ें दान करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं गुरु यदि योग कारक हो तो उनका दान नहीं करना होता है। इसलिए पीली चीज़ें दान करें या नहीं करें ये कुंडली विवेचन का विषय हो गया। यानी अगर कुछ भी पता नहीं है तो दान नहीं करना है, उपाय करके ही अपने को लाभ ले लेना है। लेकिन अगर पता है कि कुंडली में गुरु मारक भी है तो दान किया जा सकता है। विशेषकर वापस समझिए, कुंडली विवेचन का विषय है। अगर पता हो मारक है गुरु और अगर कहा गया है कुंडली विवेचन के सलाह में कहा गया कि हाँ आप दान कर सकते हैं तो ही करें, वरना नहीं करें। 5वें नंबर पर केले खाएं या नहीं खाएं, एक बड़ा मतभेद है इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं खा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं खाएंगे। तो इसको भगवान विष्णु की भक्ति से जोड़ करके देखा गया है। तो अगर इस एक दिन केले नहीं भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लोक कथाओं को, लोक मान्यताओं को भी सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। इसलिए अगर सब जगत में यही प्रचलित है कि भाई इस दिन केले नहीं खाएं, तो बिल्कुल शादी का भी मैटर है, अपने को केले इस दिन नहीं खाने चाहिए। ये सभी उपाय लड़के और लड़कियां दोनों के लिए कॉमन है। आगे लड़कियों के लिए अलग होगा तो मैं अलग बताऊंगा, लड़कों के लिए अलग से होगा तो वो भी मैं अलग बताऊंगा। अभी की बात यह है कि ये सारे उपाय कॉमन हैं। 6ठे नंबर पर देखें, गाय की सेवा करें। चाहे गली में आपकी गाय आए उसकी करो, अड़ोस पड़ोस में किसी की गाय हो उसकी कर सकते हैं, या फिर गौशाला जाकर के भी कर सकते हैं। तो कुंडली अनुसार जो मारक ग्रहों की चीज़ें हैं, मान लीजिए किसी के मंगल मारक हुआ तो लाल रंग की चीज़ होती है, अनार हो गया, एप्पल हो गया, टमाटर हो गया, ये गाय को खिलाया जा सकता है। तो जो भी आपके ग्रह मारक है कुंडली में अंदर, उनकी चीज़ें आप गुरुवार के दिन गाय को खिलाइए, गाय पर हाथ फेरिए और गाय को शादी संबंधित बात कीजिए। यानी कि गाय से जैसे अपन किसी संदेश वाहक को कहते हैं कि भाई मेरा एक काम है फटाफट करवा के आना, इसी प्रकार से आप गाय को अपने मन की बात कहें, शादी से संबंधित बात कहें और शादी के लिए मनोकामना मांगे, ताकि ये हमारी जो मन की मनोकामना है, अरदास है, हमारी विनती है, वो जल्दी से जल्दी गाय के माध्यम से आगे पहुँचे। क्योंकि गाय को सबसे पवित्र माना गया है हमारे धर्मशास्त्र में। तो इससे बेस्ट बहुत आसान उपाय है। इसको आप वैसे हर घर में किया ही जाता होगा, आप जानते हैं घर में हर बार रोटी दी जाती है, डेली गाय को पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन आपको अपनी शादी के लिए विशेषकर ये काम करना ही करना है। अब जानते हैं कुछ उपाय लड़कियों के लिए। माता पार्वती जी की पूजा करें, उनकी मांग भर सकते हैं। चाहे तो ये उपाय डेली कर सकते हैं और डेली करने के साथ ही ये मंत्र जाप करना है, कात्यायनी महामाये योगिनधीश्वरी, कात्यायनी महामाये योगिनधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुमते नमः। 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। बेहद आसान मंत्र है। 2-4 बार आप करेंगे, 2-4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, आपको याद होने लगेगा और धीरे धीरे करते करते आपको इसका रिजल्ट अवश्य ही मिल जाएगा। तो समझ गए आप, उम्मीद करता हूँ। माता पार्वती जी की पूजा करें, मांग भर सकते हैं, कात्यायनी ये वाला जो मंत्र है ये करना है। यानी भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के बाद आपको ये उपाय करेंगे, सर्वाधिक लाभ होगा। इससे माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों की ही पूजा आपके द्वारा हो जाएगी। तो इसका भी बड़ा लाभ है। आपने 16 सोमवार का व्रत सुना होगा। जिन लड़कियों की शादी या तो नहीं होती है या अच्छा पति चाहते हैं तो उनके लिए वो व्रत करती है। उसमें शिव जी की ही पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। तो ये उसका एक पार्ट है, ये आप करिए, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब कुछ उपाय लड़कों के लिए। श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें और 2 छोटे छोटे से मंत्र हैं जिन्हें अवश्य ही जाप करना है। पहला मंत्र है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। बेहद छोटा सा मंत्र है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और दूसरा सर्वाधिक फेमस, सर्वाधिक आप जानते हैं, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा इसके बारे में, पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणी दुर्ग सागरस्य कुलोद्वाम। यानी इस मंत्र में पत्नी की मनोकामना, यानी पत्नी को प्राप्ति की मनोकामना भी है और इस भवसागर से पार लगाने की विनती भी है। यानी दोनों साथ साथ में अगर इस भवसागर से पार कर गए तो समझ लीजिए आपका जीवन, जिसको हम जीने के लिए यहाँ धरती पर जन्म लिए हैं, उसको सफल माना जाएगा। तो इस प्रकार की मनोकामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है और ये मंत्रों से अपने जीवन में पत्नी के लिए जो मनोकामना आप चाहते हैं उसे पूरी करने के लिए भगवान से विनती करनी है। आइए आगे कुछ अन्य उपाय। कुछ अन्य उपाय में
लड़कियां वायव्य कोण में सोना प्रारंभ करें। आपका जो भी घर है, आप अपनी दिशा अनुसार आप चेक कर लीजिए। उत्तर और पश्चिम के मध्य जो वायु कोण आता है, उत्तर और पश्चिम के मध्य वायु कोण जो आता है, उसमें आपको सोना प्रारंभ करना है। लड़के घर में कहीं भी सो सकते हैं, ये नियम लड़कों के लिए नहीं होगा, सिर्फ लड़कियों के लिए है कि वायु कोण में उनको सोना। कहा जाता है कि वायु कोण में जिसका भी कमरा होता है वो उस घर में ज़्यादा दिन न रह करके आगे किसी और मकान में चला जाता है। तो ये नियम लड़कियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा देर तक हमें अपने घर में रोकना नहीं है, उनकी शादी करनी है। इसलिए वायु कोण में ज़्यादातर मेहमानों का कमरा भी रखा जाता है, ताकि मेहमान कुछ दिन आए और अपने घर वापस पधारें। तो हमको ये नियम लड़कियों के लिए अपनाना है, लड़कियों को यानी अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, ताकि उनको जल्दी से जल्दी विदाई हम दे सकें। दूसरे नंबर पर शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना करें, उनको जल अर्पित करें, बिल्वपत्र करें। दूध चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना, ये चंद्रमा की स्थिति के अनुसार निर्भर होगा कुंडली में। ऐसा नहीं कि शिव जी की पूजा बता दी तो पंचामृत भी चढ़ा रहे हैं, हर सफ़ेद चीज़ उनको दान कर, हर सफ़ेद चीज़ अर्पित कर रहे हैं, नहीं। जल अर्पित किया जा सकता है और बिल्वपत्र, ये कॉमन उपाय है इन दो के अतिरिक्त, और कुछ भी नहीं। बाकी जो भी चीज़ें करनी होगी वो सब कुंडली विवेचन का विषय आ जाएगा कि आखिर दान में या उनको जो मारक ग्रह है उसके अनुसार हमको क्या करना है। नेक्स्ट, कुंडली में सप्तम भावपति की स्थिति कमजोर, मारक, पीड़ित, अस्त या फिर त्रिक भाव में बैठे हो तो उसी अनुसार उपाय करें। क्योंकि आप जानते हैं सप्तम भाव हमारा शादी का घर है, हमारा स्पाउस यानी लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़के का घर है। उसकी जैसी स्थिति होगी उसी अनुसार उसका उपाय होगा। ये कुंडली विवेचन का विषय है, इसलिए उपाय भी उसी अनुसार करें। रत्न पहनना है कि नहीं पहनना है, दान करना है कि नहीं करना है तो कितना करना है, क्या डिग्री है, कितने कमज़ोर हैं, कितने मारक हैं, कितने पीड़ित हैं, किससे पीड़ित हैं, ये सब कुछ देखने के बाद यदि उनका सटीक उपाय करें तो निश्चित तौर पर सप्तम अगर बेहतर कंडीशन में आता है तो वो शादी के लिए आपका किया गया प्रयास जल्दी से जल्दी सफल करता है। और जल्दी सफल होने का मतलब है आपकी शादी का जल्दी से जल्दी समय पर हो जाना। नेक्स्ट, सप्तम भाव पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो या उसकी प्लेसमेंट हो, यानी वो स्वयं बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। भले जल्दी शादी हो रही हो या देर से, यहाँ प्रॉपर मिलान होने के बाद ही आगे बढ़ना है, वरना जीवन में जब तक कंवारे हैं तब तक आपको अलग प्रॉब्लम हो रही है कि शादी नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन शादी हो जाएगी आप ये सोचेंगे कि यार कंवारे ही अच्छे थे। इसलिए वो दिन ना आने दें कि आपको ऐसा मौका अपने आप के लिए देना पड़े या ऐसा सोचना पड़े कि शादी करके गलती कर ली। इसलिए बहुत सावधानी से ही अपने को यहाँ देखना है। शनि की 3, 7 और 10वीं दृष्टि से अगर सप्तम भाव पर कोई परेशानी है तो उससे देखना है। राहु की अगर 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि या खुद की प्लेसमेंट से अगर वहाँ कनेक्शन बन रहा है तो उसे देखना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में आएगा। यहाँ कुंडली मिलान की सख्त आवश्यकता होगी। इवन खुद की ही नहीं, लड़के के साथ जब मिलान होगा तो दोनों प्रकार की स्थितियों को देखने के बाद में आगे बढ़ें। चाहे आपकी उम्र 40 ही क्यों ना हो जाए, 45 ही क्यों नहीं हो जाए, अगर गलती से ऐसी स्थितियों में शादी कर लेते हैं तो फिर शादी का होना नहीं होना, चलना नहीं चलना सब बराबर हो जाता है। इसलिए सदैव इस चीज़ से बचना है। नेक्स्ट, लड़कों के लिए शुक्र रत्न जैसे फायर ओपल, सिंपल हनी ओपल, वाइट टोपाज या हीरा जो होता है ये शादी कराने में बड़ा ही मददगार होता है, इसलिए ये पहनना चाहिए। और लड़कियों के लिए पुखराज धारण करना चाहिए, इससे विवाह जल्दी होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, योग कारक होने पर ही ये धारण करना है, वरना हो सकता है शादी हो न हो शरीर में कोई रोग जरूर लग जाएगा, किसी प्रकार की बाधा अड़चन आ जाएगी, किसी प्रकार का बिना मतलब का कोई कोर्ट का मुकदमा हो जाएगा, या फिर कोई ऋण, शत्रु, दुर्घटना या कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ हो गई तो हम चले थे किसी और काम के लिए और पहुंच जाएंगे किसी और चीज़ को सुलझाने के लिए। इसलिए बड़ी ही सतर्कता बरतनी है। ज्योतिष की सलाह अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। कुंडली में योग कारक होने के बाद ही ये रत्न धारण करना है। चाहे जिंदगी का कोई भी काम हो, अगर रत्न की बात आएगी तो सर्वप्रथम उसकी योग कारकता यानी उसके ग्रह की योग कारकता देखनी होगी, तभी हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 जिसको हम कहते हैं, अब ये शुक्ल पक्ष की एकादशी कब आती है तो पूर्णिमा से 4 दिन पूर्व ये समय आता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 को केले की जड़ पर पीला चंदन लगाकर पीले कपड़े में लपेटकर बांध लेवें बाईं भुजा पर। समझ गए आप? लड़के और लड़कियां दोनों के लिए कॉमन उपाय है। बाईं भुजा पर अगर बांधने में कोई असुविधा महसूस हो तो दाईं पर भी बांधा जा सकता है, लेकिन पहला नंबर बाईं भुजा यानी लेफ्ट,
लेफ्ट अपना हैंड जो होता है उसकी भुजा, और कहाँ बांधना है तो कंधा जो है, कंधे से हमारी जो कोहनी है इसके बीच के हिस्से पर इसको बांधना है। समझ गए आप? कोहनी से कंधे के बीच, ये जो हमारी जहाँ अपन ज़्यादातर बॉडी दिखाते हैं, जैसे अपन देखते हैं ये बॉडी कितनी है, तो वो जो बॉडी वाला हिस्सा मस्कुलर जो जगह है वहाँ पर बांधनी है। हर महीने चेंज करें और अगली बार यानी अगले महीने वापस से इसी दिन शुक्ल पक्ष को 11 को पहनना है। और कब? सुबह सुबह कोई भी चौकड़ी आप देख लीजिए जिसमें लाभ का, शुभ का, अमृत का या लास्ट में चर का कोई भी मुहूर्त हो, सुबह 6:15, 7:15, 7:15, 8:15, 9:15 इस समय मुहूर्त स्वयं चेक कर ले में जो भी 11 आ रही है, क्योंकि ये किसी एक दिन नहीं आएगी, कभी सोमवार को आएगी, कभी मंगल को आएगी, किसी भी दिन आ सकती है ये। और उस दिन जो भी सुबह अच्छा दुगड़िया हो यानी कि शुभ मुहूर्त हो, उस समय पर आपको उसको धारण कर लेना है। अब आपका सवाल रहेगा केले की जड़ कहाँ मिलेगी? तो नर्सरी आपके आसपास में जहाँ पर भी हो वहाँ से ले आएँ, किसी के घर पे लगी हो, अगर वो देने को राजी हो तो ले आएँ, वरना 10-20 रुपये देके अपने नर्सरी से लाना उचित रहेगा। वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं होगा, फालतू बात नहीं होगी, आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम से वहाँ जा कर के ला सकते हैं। कोई छोटा पेड़ है, अगर वो कहते हैं भाई जड़ नहीं देंगे पेड़ ही देंगे, तो पेड़ ले लीजिए और उसको वहाँ से जड़ लीजिए और उन्हीं को वापस दे दीजिए, या आप उसको अगर अपने घर लगाना चाहें तो भी अच्छी बात है। कुल मिलाकर अपने को अपनी जड़ प्राप्त करनी है। वो जड़ एक दिन पूर्व ही ला करके उसे गंगा जल और दूध से धो लीजिए और धोने के बाद में उसको अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए। फिर जब 11 आती है यानी अगले दिन 11 होगी, उस दिन आपको ये कार्य इस प्रकार से कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। काफ़ी कुछ बताने का मैंने प्रयास किया, फिर भी देश विदेश अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिससे लोगों का लाभ होता ही रहता है। क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है, जिसके साथ होती है वो स्वयं जानता है कि कितना भुगतना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है, और उसके बाद भी काम ना हो तो दिमाग वास्तव में ख़राब हो ही जाता है। इसलिए इस YouTube वीडियो को जो भी यहाँ तक सुन रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो खुद के साथ या किसी और के साथ होते हुए देखा हो, जिस उपाय से करने से उनको लाभ मिला हो, अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य, सबका उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हैं उनका यही है कि अपने लोगों का, अपने परिवार का, यानी इस फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से जो भी लोग जुड़े हैं उन सबका फ़ायदा होना चाहिए। उपाय किसी का भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, अगर समझ आता है, उससे लाभ मिलता है, तो अवश्य ही वो करने में सबकी सहमति है, यानी वो चीज़ करनी चाहिए। इससे लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर। विवाह होगा, और विवाह होगा तो आगे का जीवन सुखमयी होगा। आगे की मतलब इस समस्या से तो निकलें, आगे जो कुछ होगी उसको एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए आपको जो भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो, पता हो, आप भी ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो में कुछ रह गया हो या कुछ मैं नहीं बता पाया हूँ तो वो भी बताइए। बाकी तो इस वीडियो में लगभग काफ़ी लंबा हो ही गया है, मैं देख रहा हूँ 17वां मिनट, 18वां मिनट चल रहा है। कैसा लगता है वीडियो? अवश्य ही अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।